नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी। मित्रों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है और वो है भारत की निधियाँ। ये मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि ये मुझको समझाने में आसानी हो और बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये छोटा सा बम है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं और वो कॉन्सेप्ट को मिस करते हैं। हम टॉपिक आज हमारी है भारत की निधियां। तो निधियां हम एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार नहीं, कुल 5 निधियों के बारे में पढ़ेंगे। अब कहेंगे सर ये 5 निधियां क्या है? तो मेरे दोस्तों, ये तो इनका उल्लेख संविधान में है लेकिन इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन ये चर्चा का विषय है, सो इसको बताना आवश्यक है। पहले तो हमने के आर्टिकल हमको याद होने चाहिए। संचित निधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, इसका आर्टिकल दोस्तों 266 लोक लेखा निधि, PAF पब्लिक अकाउंट निधि, आकस्मिक निधि 267, लोक लेखा निधि का भी आर्टिकल 266। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, राज्यों की संचित निधि का भी जो आपका आर्टिकल है वह भी है 266। तो याद कीजिए, मेरे साथ बोलिएगा, भारत की संचित निधि 266, राज्यों की संचित निधि 266, लोक लेखा निधि 266, आकस्मिक निधि 267। अब एक एक पर चर्चा करते हैं। संचित निधि भारत सरकार के द्वारा जो भी राजस्व और उधार सब लिए जाते हैं और जो जमा किए जाते हैं वो सब के सब भारत की संचित निधि में लिए जाते हैं, संचित निधि में जमा किए जाते हैं। दोनों के आर्टिकल सेम है, तो अंतर क्या है? अंतर बहुत बड़ा है, वो ध्यान से सुनेंगे। जो भी धन संचित निधि में जमा किया जाएगा, बड़े इत्मीनान सुनिएगा, जो भी धन संचित निधि में जमा किया जाएगा वो बिना संसद की मंजूरी के निकाला नहीं जा सकता। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी धन भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है उसको निकालने के लिए भारत के संचित निधि से निकाला जाएगा, उसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। और यहाँ पर जो विनियोग विधेयक पास होगा और उसका आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 114। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक पास हुए बिना, आर्टिकल 114 कहता है कि विनियोग विधेयक पास हुए बिना संसद संचित निधि से धन निकाल नहीं सकती। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो खर्च के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है और उसके लिए विनियोग विधेयक का पास होना अनिवार्य है। और ये है 114। जो व्यय संचित निधि पर भारित होते हैं उन पर मतदान नहीं होता है। जो पेमेंट दिए जाते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष को पेमेंट दी जाती है, राष्ट्रपति को पेमेंट दी जाती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पेमेंट दी जाती है, जो संचित निधि पर वो भारित होते हैं उन पर मतदान नहीं हो सकता। ये ध्यान सुनिए, मैंने क्या क्या कहा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, जिन लोगों के वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन संवैधानिक पदों पर के वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं उन पर मतदान नहीं होता है और उनको कार्य के समय उसमें कटौती नहीं की जा सकती। दूसरा, लोक लेखा निधि, ये ध्यान दें, इसमें जो है लोगों के जो धन जमा किए जाते हैं, तो लोक लेख अंतर क्या, ये देखिए। लोक लेखा निधि एक बैंक के रूप में कार्य करती है और सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। ध्यान सुने, ये बैंक के रूप में कार्य नहीं करती, लेकिन लोक लेखा निधि जो है बैंक के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा निधि बैंक के रूप में कार्य करती है, सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो जनता के द्वारा जो धन जमा किया जाता है,
सरकार को उसको लौटाना अनिवार्य होता है। जैसे बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आप प्रोविडेंट फंड पीएफ जमा करते हो या जो आप अकाउंट में अपना धन जमा करते हो, वो ब्याज और इंटरेस्ट के साथ सरकार को उस व्यक्ति को लौटाना अनिवार्य होता है। जैसे पीएफ, किसान विकास पत्र, एनएससी, जो पोस्ट ऑफिस में, बैंक में जनता द्वारा जमा किया जाता है, तो उसको ब्याज के रूप में सरकार उसको लौटाती है। तो इसके लिए, इसमें खर्च के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है। इसके लिए खर्च के लिए संसद की मंजूरी दोस्तों आवश्यक नहीं है। ये थोड़ा सा आप नहीं लिख लेंगे, मेरा मार्कर इसमें नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इंक की कमी है, मैं बोल देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने लिखा है, देखिए आवश्यक नहीं है। और इसमें किसान विकास पत्र या जो आप एनएससी जमा करते हो या जो पीएफ आपका होता है, वो सब लोक लेखा निधि के द्वारा जनता को पहुंचाया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया? दोनों में अंतर ये हो गया कि यह बैंक के रूप में कार्य नहीं करती, यह बैंक के रूप में कार्य करती है। इसके लिए खर्च के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है और इसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है। तो दो मामले क्लियर हो जाने चाहिए आपके। तीसरा, आकस्मिक निधि। अचानक कोई खर्च आ जाए तो उस खर्च के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ध्यान सुन लेंगे, इसके खर्च के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका पहले तो हम ये जान लें कि आर्टिकल कौन सा है। तो अनुच्छेद आपको दोस्तों याद होना चाहिए। इसका जो अनुच्छेद है वो 267। आकस्मिक निधि का जो आर्टिकल है वो एग्जाम में, राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में ये बहुत पूछा गया है। पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है, यूपी पीजीटी में, टीजीटी में, कि आकस्मिक निधि का आर्टिकल कौन सा है, तो आप बता दोगे 267। आकस्मिक निधि से धन खर्च के लिए दोस्तों ये ध्यान दें कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है और इसमें लगभग 500 करोड़ रुपया जमा होता है। जैसे आप इसको इस तरह समझ ले सकते हैं कि घर में माँ अलग से अपना एक पैसा रखती है जो किसी व्यक्ति के पिता को जानकारी नहीं होती। व्यक्ति है वो कमा रहा है अपना, वो सब जगह टाइमिंग सेट किया कि हमको बच्चों पर शिक्षा पे इतना खर्च करना है, दवा के लिए इतना देना है, बिजली का इतना खर्च करना है, भोजन पे इतना खर्च करना। लेकिन उसके अलावा एक ऐसी निधि होती है जो माँ के पास होती है और वो सुरक्षित रखती है, जो उसके पति को भी नहीं पता होता है। लेकिन यह वही धन है जब कोई अकस्मात समस्या आ जाती है व्यक्ति के सामने और उसके पास पैसा नहीं रहता, तो यही वह धन कार्य करता है। उसमें वो पत्नी ला करके वो धन देती, लीजिए इससे काम कीजिए। तो पूछता ये कहाँ से आया, तो बताती है कि ये मैंने आपसे छुपा के धीरे धीरे रखा है। और जब नोटबंदी हुई थी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कई घरों की महिलाओं के बटुए से बड़े पैसे निकले, 1000 और 500 के में जब बदले जा रहे थे। तो मेरा इस उदाहरण से बताने का मतलब है कि यह वो धन होता है जिससे खर्च नहीं किया जाता, लेकिन आवश्यक कोई कार्य पड़ गया तो उससे इस आकस्मिक निधि से धन खर्च किया जाता है और इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए जमा है। खास बात दोस्तों ये बताने की जरूरत है कि जो धन इसमें से निकाला जाएगा, फिर उतना ही धन कार्य होने के बाद संसद ने से वो धन निकाल करके इसमें रखा जाएगा। मतलब इसमें कमी नहीं होने देनी। अब जो संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, यह दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रिलीफ राहत, एफ फॉर फंड। क्लियर?
प्रधानमंत्री, इसकी तो पहले पूरा फुल फॉर्म याद कर लें, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। इसमें कुल 1500 करोड़ रुपया जमा किया गया है। इसमें आप जनता स्वैच्छिक योगदान कर सकती है। आयकर से इसमें दान देने पर छूट है। इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अन्य 3 सदस्य होते हैं, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री, और एक विपक्ष का नेता होता है। जो विपक्ष का नेता होगा वह प्रधानमंत्री राष्ट्र कोष का सदस्य होता है। इसमें जो धन जमा किया गया है लगभग 1500 करोड़ रुपए जमा किया गया है। अगला जो हमको आपको बताना है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस समय टॉपिक बड़ी बर्निंग टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि इस समय जिस समय मैं ये क्लास बता रहा हूँ इस समय एक वैश्विक बीमारी कोविड-19 कोरोना वायरस से पूरा विश्व त्रस्त है, जो चीन के वुहान शहर से निकला और आज दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है। पूरे देश के लोग त्रस्त हैं, स्वयं भारत भी इससे पीड़ित है। तो प्रधानमंत्री ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम लिखा पीएम केयर्स। अभी इसमें राजनीतिक मुद्दा क्या है मैं बताना चाहता हूं, क्यों ज्वलंत मुद्दा है वो बताना चाहता हूं। कोविड-19 से निपटने के लिए 28 मार्च 2020, ये इम्पोर्टेंट, 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स का गठन किया गया। ये दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप ध्यान सुनिएगा। 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स का गठन किया गया। पीएम केयर्स का पूरा नाम, तो पीएम प्राइम मिनिस्टर, सी फॉर सिटीजन, ए फॉर असिस्टेंस, आर फॉर रिलीफ, ई फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। हिंदी हो गई इसकी प्रधानमंत्री नागरिक आपातकालीन स्थिति। ठीक है, तो यह एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। यह कब बनाया गया? 28 मार्च 2020 को बनाया गया। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है आपातकाल से निपटने के लिए, तुरंत आपातकाल से निपटने के लिए इसको बनाया गया। ठीक, आगे इसमें सदस्य कौन होते हैं तो देख लीजिए। पीएम इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अन्य सदस्यों में जो होते हैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय के एग्जाम के लिए पीएम केयर से प्रश्न आना अनिवार्य है। किसी भी पीसीएस आईएएस के एग्जाम देने के लिए तैयार हूं तो वहां ये प्रश्न बहुत जल्दी पूछा जाएगा। अध्यक्ष जो है, इसके अलावा 3 सदस्य कौन कौन? एक तो पीएम हो गया, अन्य 3 सदस्य कौन होते हैं? तो एक रक्षा मंत्री, 2 गृह मंत्री और सी वित्त मंत्री हो गया। अध्यक्ष जो है इसके अलावा 3 सदस्यों को मनोनीत करता है जो 7 क्षेत्रों में विशेष ख्याति रखते हैं। वो है अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, कानून और परोपकार। जो 7 क्षेत्रों में विशेष ख्याति रखते हैं उनमें से 3 सदस्यों को मनोनीत करता है पीएम। फिर से बोलता हूँ, ये 7 क्षेत्र कौन से हैं? अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, कानून और परोपकार। इसमें भी स्वैच्छिक योगदान किया जाता है। पीएम केयर्स के लिए सरकार के द्वारा किसी के द्वारा कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। आयकर में 100% की छूट है और उसका ऑडिट कैग नहीं करेगी। अब यहाँ प्रश्न क्या है कि जब दोनों में समानता है, पीएम में भी वही चीज आयकर से छूट है, आपातकाल से निपटने के लिए है, नाम ये नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, चीज वही है, चीज यहाँ भी है। तो ये क्यों मुद्दा ये विवादित हो चुका है? क्योंकि अभी इस मामले पर कोर्ट में रिट याचिका भी पड़ चुकी है, लोगों के द्वारा डाल दी गई है।
कि ये क्यों बनाया गया, क्योंकि पीएम केयर्स में सबसे अधिक अब तक जो पैसा दिया है पीएम केयर्स में, वो रक्षा विभाग ने दिया है, उसके बाद रेलवे ने दिया है। तो क्यों पीएम केयर्स को बनाने की आवश्यकता पड़ी उसका पीछे? तो विपक्षी पार्टी का कहना था है कि इसमें विपक्ष का नेता नहीं है, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, अधीर रंजन चौधरी जी इसका विरोध कर रहे हैं। कैग इसको ऑडिट नहीं कर सकती, तो इसका धन कहाँ कैसे खर्च हो रहा है कि इसकी जांच नहीं हो सकती। तो यही मामला कोर्ट में है कि आखिरकार इसकी कैग जांच नहीं कर सकती। सरकार के द्वारा जो धन सरकार के को जो आपातकालीन की खर्च के लिए जो जनता ने धन दिया है, जैसे अक्षय कुमार ने बहुत अधिक धन दिया, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज ने उसमें धन खर्च किया, तो इसको क्यों जो धन दिया उसकी वो कहाँ गया, उसकी क्या रिपोर्टिंग है, वो कितना मद में खर्च हुआ, कितना आया। जब वो ऑडिट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कुछ चर्चा का विषय बना रहेगा। इसीलिए अभी आज के न्यूज में जिस दिन अभी वर्तमान समय में इसकी याचिका पड़ गई है और सरकार को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि आप जल्दी से जल्दी बताइए कि वो धन किस तरह से खर्च और कहाँ किया जा रहा है, इसको बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। इसलिए आपकी नज़र इस समय के न्यूज़पेपर पर होनी अत्यंत आवश्यक है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप पीएम केयर्स पर अपने को अपडेट बनाए रखिएगा। तो आज की टॉपिक हमारी भारत की निधियां, संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, प्रधानमंत्री राहत कोष और पीएम केयर्स, ये जो तीन हैं ये तो टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछे जाते प्रश्न हैं, खासकर इनका आर्टिकल पूछ देता है अक्सर। इसके अलावा दो नई चीज़ें मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और पीएम केयर्स, इसके बारे में जानिए क्योंकि अभी जल्दी इसका गठन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो हमारी क्लास हम पढ़ेंगे वह राज्यपाल या राज्य के बारे में पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो कोई समस्या होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और हमको कमेंट कीजिए। आपका जो हमको पढ़ाने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि इस गर्मी में मैं आपके साथ तैयार हूँ, आप भी हमारे साथ तैयार हुए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद।